अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। ऑनलाइन लेक्चर में हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और हम लोगों ने चैप्टर अपना स्टार्ट लिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन के रिलेटेड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया है वो हमारे पास है कंपाउंड रिएक्शन। और हमने कहा था कि ये हमारा जो कंपाउंड रिएक्शन है ये हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास इसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास रिमेनिंग रहता है। थोड़ा सा डिफाइन अगर हम लोग कंपाउंड रिएक्शन को करते हैं तो कंपाउंड रिएक्शन हमारे पास क्या था कि ऐसा हमारे पास रिएक्शन, अगर जनरल हम लोग कंपाउंड रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा था कि ऐसा हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे है भी सही कि ऐसा हमारे पास रिएक्शन हो जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जब कोई प्रोजेक्टाइल किसी टारगेट के ऊपर फॉल करें तो फ़ौरन आउटकम पार्टिकल हमें ना मिले, बल्कि टारगेट जब प्रोजेक्टाइल पे फॉल करें तो दरम्यान में एक इंटरमीडिएट हमारे पास न्यूक्लियस बन जाए जो कि एक्साइटेड स्टेट में हो और कुछ टाइम ये अपनी इसी स्टेट में रहता है और फिर ये क्या होता है कुछ टाइम बाद अपने आउटकम पार्टिकल मतलब इमिटेड पार्टिकल और रेजिड्यू पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंपाउंड रिएक्शन। अब हमने इसमें अंदर हमने बात की थी, हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो डेफिनेशन हमने लिखी थी। हमने कहा था कि बोहर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था और बोहर ने ये भी हमें कहा था कि इसका जो मोड ऑफ हमारे पास डिसइंटीग्रेशन है, ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है इसने अपने आउटकम में जब जानना है किसी भी पार्टिकल, जो भी इसके पार्टिकल है जो इसने इमिट करने हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इसके मोड ऑफ फॉर्मेशन पे कि ये बनना कैसे है। हमने कहा था कि जो पार्टिकल आउटकम में आता है या जो उसने डिसइंटीग्रेशन करनी है, इसने हमारे पास ब्रेक डाउन होना है किसी और पार्टिकल के अंदर, तो वो ये डिपेंड नहीं करता कि इनिशियली वो बनना कैसे था। तो मेन क्वेश्चन फिर यही हमारे पास है कि ये हम कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है मोड ऑफ हमारे पास फॉर्मेशन के। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास बोहर ने जो हमें कहा था कि जो हमारे पास मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है मोड ऑफ फॉर्म के ऊपर कि वो हमारे पास चीज़ बननी कैसी थी या कंपाउंड रिएक्शन किन दो एलिमेंट या किस प्रोजेक्टाइल और किस टारगेट पार्टिकल से बनना था। तो उसकी रीज़न पे हमारे पास आ जाए तो उसकी जो मेन रीज़न है वो लाइफ टाइम के बारे में है। और लाइफ टाइम में वो कहता है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल न्यूक्लियर टाइम। कहता है कि हमारे पास कंपाउंड रिएक्शन जो होता है उसका जो टाइम होता है वो लॉन्गर होता है, उसका टाइम जो नेचुरल न्यूक्लियर टाइम से ज़्यादा होने की वजह से वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अब हमारे पास इस बात का क्या मतलब है कि नेचुरल न्यूक्लियर टाइम हमारे पास क्या है। अगली मेन जो क्वेश्चन है जो मेन हमारे पास चीज़ समझनी है वो है कि हमारे पास नेचुरल न्यूक्लियर टाइम क्या है। अब नेचुरल न्यूक्लियर टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसके अंदर कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर के अक्रॉस ट्रेवल करता है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इसके गेज, इसकी बाउंड्री के गेज मेरे किसी और पार्टिकल ने ट्रेवल करना है, तो वो कितने टाइम के अंदर इस न्यूक्लियस के अक्रॉस ट्रेवल करेगा वो उसका कहलाएगा नेचुरल न्यूक्लियर टाइम। और ये हर एक, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो वो तो छोटा होता है, उसका साइज़ छोटा होगा। इसी की जगह अगर मैं यूरेनियम ले लूँ तो उसका साइज़ तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके गेज किसी न्यूक्लियर को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि हाइड्रोजन के गेज किसी भी न्यूक्लियस को ट्रैवल करने के लिए या उसे क्रॉस करने के लिए टाइम जो है वो हमारे पास कम लगेगा। तो ये जो हमारे पास टाइम है इस टाइम को हम कहते हैं नेचुरल न्यूक्लियर टाइम और ये हर न्यूक्लियर का जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। अब हमारे पास जनरल अगर हम लोग एक थोड़ी आइडियल केस लेके सिंपलेस्ट हम न्यूक्लियस लेके अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास बेसिक रिलेशन होता है एस इक्वल आपके पास होता है वी टी के। तो यहाँ से हम लोग t को निकाल सकते हैं, तो t हमारे पास क्या हो जाएगा s ओवर v, यही हो जाएगा। अब हमारे पास s क्या होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कह रही हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आया है, यहाँ से न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे वो पहुँच के इसके अगर ये उसका अपर हाफ है और सिमिलरली अगर बात की जाए तो ये उसका हमारे पास डाउन हाफ होगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास राइट से लेफ़्ट पे आया है तो इसने कितना इसे टाइम लगा है वो हमारे पास इसका लगेगा नेचुरल टाइम। अब ये हमारे पास मूव करके गया है तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया है और ये डिस्टेंस क्या है, एक सेमी सर्कल से लेकर दूसरे सेमी सर्कल तक ये जो डिस्टेंस कहलाता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डायामीटर।
तो ये हमारे पास डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस का डायमीटर होगा, मीन हाइड्रोजन हुआ तो उसका डायमीटर कम होगा आप देखोगे, अगर कोई और हुआ तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। हम अभी आइडियली एक जनरल डायमीटर लेकर काम करेंगे। और डिवाइडेड भी आपके पास होगा स्पीड ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जो पार्टिकल आ रहा है जो ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻12 और स्पीड ऑफ पार्टिकल जो होती है वो हमारे पास ले रहे हैं 10⁻9। तो यहाँ पे जैसे 9 नॉमिनेटर में जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻21। इस मीन हमारे पास नेचुरल न्यूक्लियर टाइम किसी भी न्यूक्लियस के लिए जर्नल क्या होता है 10⁻21 होता है। जबकि अगर हम लोग कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसका हमारे पास टाइम जो होता है वो 10⁻14 टू 10⁻15 के अंदर लाई कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो 10⁻21 है वो कम है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है उसका मतलब होता है वो कम होता है। तो अब हमारे पास ये देखें कि नेचुरल टाइम जो है वो हमारे पास कम है और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन का जो टाइम है वो हमारे पास ग्रेटर है। तो अगर हम 10 और 14 को कंपैरिजन में हम लोग लेकर बात करें तो हमारे पास इनके दरमियान हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट 4 to 5 का आ रहा हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास इसका तकरीबन जो कंपाउंड रिएक्शन होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो हमारे पास 10⁻6 to 10⁻7 टाइम जो है वो हमारे पास लार्जर होता है नेचुरल टाइम से, और इसका टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये डिपेंड नहीं करता। नेचुरल जो होता है अगर वो टाइम गुजरता है तो नेचुरल प्रोसेस होगा और आउटकम पार्टिकल उसके मुताबिक जाएंगे जो नेचुरली आपको इनकम गिवन होंगे। लेकिन कंपाउंड जो रिएक्शन है उसका टाइम अपना ज़्यादा है तो वो अपने उस टाइम में कवर करता है, तो वो पीछे वालों को भूल जाता है कि वो क्या था, वो खुद अगले वाला सोचता है कि मैंने आगे हमने क्या परफॉर्म करना है, तो उसके मुताबिक वो अपना काम करता है। अगर हम इसके जनरल रिएक्शन देखें तो मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मेरे पास इंसिडेंट में कोई प्रोजेक्टाइल है ए, वो टारगेट एक्स पे फॉल करता है और एक कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन बनता है। सिमिलरली मैं कहती हूँ मेरे पास एक और आपके पास है प्रोजेक्टाइल ए है और टारगेट मेरा चेंज हो गया, मेरा टारगेट कोई डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू मैंने लिखा तो इसका मतलब मैं ये शो कर रही हूँ कि मेरा टारगेट चेंज हो गया, लेकिन मैं देखूँ मेरा कंपाउंड जो है वो यही बनना है। इसका मतलब है कि अगर हम दो डिफरेंट ऐसे लेते हैं पार्टिकल जिनमें ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों चेंज हो, लेकिन आउटकम में जो पार्टिकल बने वो कोई सेम पार्टिकल भी बन सकता है। सिमिलरली अगर हम इस तरह बात करें कि इसने कम आउट होना है, इसने पार्टिकल को इमिट करना है, तो फॉर एग्जांपल इसने पार्टिकल इमिट किया B+Y, हो सकता है जो सेकंड वाला जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना था न्यूक्लियस तो वही था, लेकिन उसने जो पार्टिकल इमिट किए वो कोई और पार्टिकल थे C+D थे। तो अब देखो कि हमारे पास ये मोड ऑफ इंटीग्रेशन देखो कि जब हमारे पास A+X था तो तब वो आउटकम में पार्टिकल दे रहा है B+Y, जबकि वही कंपाउंड न्यूक्लियस जब बनना है किसी भी A+W के साथ, या हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास C+W के साथ या किसी नए एलिमेंट से बनना है, तो उसके आउटकम पार्टिकल भी चेंज है पहले वाले की निस्बत। तो जो मोड ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल वाले हैं वो डिपेंड नहीं करता आउटकम में, यहाँ पे टारगेट कुछ भी कंपाउंड जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ज़्यादा आसानी से हमें समझ आएगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन है जो किसी कॉपर के ऊपर फॉल करता है और आप देखो आपको रिजल्ट में जिंक मिलता है और इनका मैथ नंबर 4 नंबर इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कुछ और लेते हो, आप हीलियम को निकल के ऊपर फॉल करो तब भी आपको जिंक मिलता है। दो बातें हुई हैं, हमने प्रोटॉन को कॉपर के ऊपर फॉल करवाया है तभी हमारे पास जिंक बन गया, हमने देखा कंपाउंड न्यूक्लियस जिंक बना है, और हमने हीलियम को जब निकल के ऊपर फॉल करवाया तो तब भी हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो हमारे पास एक जिंक न्यूक्लियस बना है। तो अब देखो हमारे पास प्रोजेक्टाइल और टारगेट डिफरेंट है लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास सेम है। अब ये जो कंपाउंड न्यूक्लियर है ये क्या हुआ है कि हमारे पास एक जिंक में मतलब एक्साइटेड से था तो ग्राउंड में आया तो सामने एक न्यूट्रॉन इमिट कर दिया। हो सकता है ये जो जिंक है ये क्या करे अपने अंदर से हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इमिट करे, तो उस टाइम ये क्या करेगा एक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो जिंक है हो सकता है ये अपने अंदर से 2 न्यूट्रॉन इमिट करे और ये जिंक का एक आइसोटोप जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखो कि इनिशियली कोई भी दो डिफरेंट पार्टिकल हो सकते हैं लेकिन वो कंपाउंड न्यूक्लियर उन्होंने सेम बनाया, और कोई भी कंपाउंड सेम कंपाउंड न्यूक्लियर है लेकिन वो आउटकम में डिफरेंट पार्टिकल इमिट कर सकता है। तो मोड ऑफ इंटीग्रेशन, मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन और मोड ऑफ इंफॉर्मेशन या मोड जिससे वो बनी हुई हैं वो उनके ऊपर हमारे पास डिपेंड नहीं करता।
नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कि कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक है कि कंपाउंड न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास बेस्ट वर्क करता है, ये हमारे पास बेस्ट इसकी परफॉर्मेंस आती है अगर आप लोग लो एनर्जी पार्टिकल को लेकर काम कर रहे हैं कि इनिशियली आपके पास जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी कम है और अगर उनकी एनर्जी जो है वो 10 to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर काम करते हैं तो उस टाइम ये किसी भी दो न्यूक्लियर के मिलने से एक कंपाउंड न्यूक्लियर जो बनना जो होता है ये ज़्यादा हमारे पास डोमिनेंट है और ये ज़्यादा चली परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये हमारे पास अगर मिडल वेट ऑब्जेक्ट है, मीन अगर हमारे पास दरमियाने साइज़ की कोई ऑब्जेक्ट है या कोई हैवी वेट साइज ऑब्जेक्ट है तो उनके लिए भी ये बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, ये स्मॉलर के लिए भी बेस्ट वर्क करता है और ये हैवी वगैरह के लिए भी ये हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है और वो हमारे पास क्या है, हमने क्या है कि ये मिडल साइज़ के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मिडल साइज़ ऑब्जेक्ट है तब भी ये बेस्ट है, अगर हमारे पास ये हैवी साइज़ है तब भी बेस्ट है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो आपके आउटकम में पार्टिकल हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं क्योंकि वो इनिशियली वो डिपेंड इन चीज़ों पे नहीं कर रहे होते ना कि उन्हें किन चीज़ों से लेकर वो बनने हैं और किन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जर्नल वो कुछ भी बन जाते हैं और कुछ में भी कन्वर्ट कर जाते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाते हैं। उनके लिए ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो लेफ़्ट से राइट में जाएंगे या अप से डाउन में जाएंगे। हो सकता है कुछ हमारे पास अप में चले जाएँ, हो सकता है कुछ हमारे पास इस टाइम डाउन में आ जाए। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है आउटकम पार्टिकल की वो हमारे पास रैंडम होती है, वो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। थर्ड हमारे पास बात होती है कि हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियर की जो एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, हमारे पास आउटकम पार्टिकल उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियर की एनर्जी कम है तो आपके एमिट होने वाले पार्टिकल भी हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी और अगर आपके पास आउटकम में ऐसे पार्टिकल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब ऐसा कंपाउंड न्यूक्लियस है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो आउटकम में भी जो आपको पार्टिकल मिलेंगे उनकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी। कि फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे पास जनरल रिएक्शन है एक्स हीलियम न्यूट्रॉन इंटू वाई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक हीलियम है जो कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है, आउटकम में आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे और साथ में कोई भी आपके पास रेजिड्यू न्यूक्लियस मिलेगा। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो आप देखते हो कि जब हीलियम किसी भी टारगेट के ऊपर फॉल करता है आउटकम में आपके पास एक न्यूट्रॉन मिलेगा और एक रेजिड्यू न्यूक्लियस मिलेगा। अगर आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी मिडल एनर्जी है तो उस टाइम मतलब हीलियम और टारगेट ऐसा टारगेट मिल रहा है कि आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी लो एनर्जी से कुछ ज़्यादा है तो आप आउटकम में देखोगे कि आपके पास 2 न्यूट्रॉन मिल सकते हैं और साथ में कोई भी आपके पास आउटकम पार्टिकल आ सकता है। अगर आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियर है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो आउटकम में आपके पास देखोगे कि आपके पास 3 न्यूट्रॉन इमिट होंगे। तो आप देखोगे जब आप एनर्जी कम है तो सिर्फ 2 है, एक न्यूट्रॉन और एक आउटकम वाई पार्टिकल इमिट हुआ है। लेकिन जब हमने एनर्जी मिडल साइज हुई है तो हमारे पास 3 है, 2 न्यूट्रॉन इमिट होंगे और एक आपके आउटकम पार्टिकल कोई भी रेजिड्यू न्यूक्लियस इमिट होगा। अगर हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा आउटकम पार्टिकल ज़्यादा हो गया, 3 न्यूट्रॉन्स हो गए और साथ में एक हमारे पास रेजिड्यू न्यूक्लियस हो गया है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस में आउटकम चीज़ें मिलती हैं, आउटकम में जो रिजल्ट में प्रोडक्ट पार्टिकल मिलते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी अपनी एनर्जी कितनी है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में, हमारा कंप्लीट हुआ है। कल का टॉपिक और आज का मिला के कल हमने किया था कंपाउंड न्यूक्लियस होता है क्या है, फिर कंपाउंड न्यूक्लियस के हमारे पास इनिशियली जो पार्टिकल मिलते हैं तो कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। फिर वो हमारे पास डिके होता है तो वो कैसे कैसे एलिमेंट में डिके हो सकता है उनमें हमने देखा था। नेक्स्ट आज के टॉपिक में था कि हमारे पास जो मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है मोड ऑफ फॉर्म के ऊपर या मोड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर और उसको रीज़न के साथ सॉल्व किया कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट फिर हमने उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल चेक कर ली कि वाकई हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियर मुख्तलिफ रिएक्टेंट से बन सकता है और वही जो कंपाउंड न्यूक्लियर है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट में डिवाइड हो सकता है। और नेक्स्ट हमने करैक्टरिस्टिक की बात की, करैक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर के बारे में और इसमें हमारे पास 3 to 4 हमारे पास पॉइंट है कंपाउंड न्यूक्लियर के करैक्टरिस्टिक के बारे में। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप लोगों ने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।